हम यहीं आ गई है। लामार्क क्या बोलता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहां गड़बड़ हो गई। दुनिया में दो तरह के लक्षण होते हैं, एक होता है जेनेटिक ट्रेट, ये आपके चाहो तो साइड में कहीं अटका लेना बात, आनुवंशिक लक्षण। और जो जेनेटिक ट्रेट होते हैं ना, ये आनुवंशिक लक्षण बाई बर्थ होते हैं, यानी ये हमारे अंदर जन्म से होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण हमारे अंदर जन्म से होते हैं, बाई बर्थ होते हैं। और जब बाई बर्थ लक्षण होते हैं, जन्म से अगर कोई लक्षण होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन उसकी कहां होती है, उसकी सूचना जो है वो डीएनए में होती है, उसकी सूचना डीएनए में होती है। जन्म से जो हमारे शरीर में लक्षण है उसकी सूचना डीएनए में है, से होंगे इनहेरिटेबल ट्रेट होंगे, यानी ये वंशागत लक्षण होंगे, यानी ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे, ये अगली पीढ़ी में जाएंगे क्योंकि इनकी सूचना डीएनए में, ये हमारे अंदर जन्म से होते हैं। और ये हेल्पफुल इन एवोल्यूशन, ये हमारे शरीर में, ये हमारी जाति भी हेल्प करेंगे, विकास में भी सहायक होंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये कौन से लक्षण हो गए? वंशागत लक्षण हो गए, जेनेटिक ट्रेट हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर मैं दूसरी, एक्वायर्ड ट्रेट कौन से होते हैं? ये आफ्टर बर्थ होते हैं, ये हमारे अंदर जन्म के बाद आते हैं। और जब जन्म के बाद आए तो इंफॉर्मेशन डीएनए में है क्या? नॉट इन डीएनए, डीएनए में कोई सूचना ही नहीं है। और जब डीएनए में सूचना ही नहीं है तो ये नॉट इनहेरिटेबल है, यानी कि ये वंशागत नहीं है, अवंशागत है, यानी ये अगली पीढ़ी में जाएंगे ही नहीं। और लेमार्क ने क्या कह दिया? लेमार्क ने क्या कह दिया? उपार्जित लक्षण, जो जन्म के बाद आए हैं लक्षण, उनकी क्या होती है? इनहेरिटेंस, वंशागति होती है। ये तो थ्योरी क्या हो गई, पूरी बेसिक ही गलत हो गया कि भाई उपार्जित लक्षण तो अगली पीढ़ी में जाते ही नहीं है। उसने कहा उपार्जित लक्षण जाते हैं, जाते तो वास्तव में कौन से हैं? वास्तव में तो कौन से जाते हैं? इनहेरिटेटिक ट्रेट अगली पीढ़ी में जाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट नहीं जाते। समझ में आ रही है बात? तो ये एक्वायर्ड ट्रेट अगली पीढ़ी में नहीं जाते। ठीक है ना? तो ये इन्होंने कहा कि भाई, और ये किसने दिया? फ्रांस का लेमार्क है उसने। अच्छा, इसमें एक चीज दूसरा, मैंने कल इसकी थ्योरी का नाम बताया था, क्या? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जिन अंगों का यूज ज्यादा होगा, जिन अंगों का ज्यादा यूज होगा वो अंग डेवलप ज्यादा हो जाएंगे, और जिन अंगों का कम यूज होगा वो अंग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वेस्टिजियल हो जाएंगे। जिन अंगों का यूज ज्यादा होगा वो डेवलप ऑर्गन हो जाएंगे। लेकिन यहां मिस्टेक कर दी उसने, देन इनहेरिट, वो वंशागत हो जाएंगे। लेकिन सच क्या है? वो ये कहता था कि जैसे मान लो कोई आदमी, मान लो मजदूरी वाला काम करता है, पत्थर उठाने वाला या हथौड़ा मारने का काम करता है, तो उसके धीरे धीरे क्या यूज ज्यादा होंगे? हाथ की मसल्स। तो उसकी हाथ की मसल्स क्या हो जाएगी? मजबूत। ये तो हम भी मानते हैं। और जो बहुत एथलेटिक आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, वो उसका शरीर क्या होगा? एकदम मजबूत होगा। तो जिस शरीर का यूज ज्यादा किया तो अपने आप ही क्या हुआ? वो ऑर्गन क्या हो गए? ज्यादा विकसित। लेकिन क्या वो अगली पीढ़ी में भी ज्यादा विकसित होंगे? क्या उनके बच्चों में भी जरूरी है क्या वो ज्यादा विकसित हो? नहीं भाई, क्योंकि ये तो कैसे लक्षण है? उपार्जित, जो कब आए हैं? जन्म के बाद। इनकी सूचना डीएनए के पास है ही नहीं, तो अगली पीढ़ी में जाएंगे ही नहीं। इसका इसने एग्जाम्पल दिया, क्या? जिराफ का। इसने कहा कि जिराफ में क्या था? गर्दन छोटी थी, घास खाता था, फिर काफी सारी घास खा गया तो झाड़ियां खाने लगा, फिर थोड़ी बड़ी ऊंची पत्तियां खाने लगा तो गर्दन का यूज ज्यादा हुआ। गर्दन का यूज ज्यादा हुआ तो वो लंबी हुई।
थोड़ी लंबी हुई, अगली पीढ़ी में उससे और लंबी हुई, फिर अगली पीढ़ी में उससे और लंबी हुई, फिर अगली पीढ़ी में उससे और लंबी हुई, धीरे धीरे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, क्योंकि उसने गर्दन का यूज ज्यादा किया इसके हिसाब से। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं था। बोलो बात क्लियर। इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो मान लो बहुत इंटेलिजेंट हो उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होने चाहिए, या जिसने बहुत पढ़ाई कर ली हो, मान लो कि भाई जिसने बहुत पढ़ाई कर ली हो, मतलब खतरनाक वाली डिग्रियां विग्रियां ले ली हो, तो बच्चा तो फिर डिग्री से ही होना चाहिए, फिर उसकी डिग्री तो शुरू में जन्म दे, उसको तो उसके आगे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन ये सारे लक्षण कैसे हैं? ये एक्वायर्ड है, जिनकी कोई वंशागति नहीं होती, इनकी कोई सूचना नहीं होती। भाई आप पढ़ोगे तो आपको फायदा है, सीधी सी बात है। वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो आपने अर्जित किया है। लेकिन अर्जित लक्षणों की कभी भी वंशागति है क्या है? और वो बात क्या है कि वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए थ्योरी ठीक है कि हमारे अंदर अपेंडिक्स का काम कम है, तो धीरे धीरे अपेंडिक्स कम विकसित होती गई, अवशेषी हो गई। लामार्क ने कहा था जो जितना कम उपयोग अवशेषी होता जाएगा। तो इस थ्योरी के लिए एक बात कह सकते हैं, अवशेषी अंगों को समझाने के लिए सिद्धांत सही है। दिस थ्योरी इज accepted, या this theory can be accepted to explain vestigial organ। अवशेषी अंगों की अवशेषी अंगों को समझाने के लिए सिद्धांत सही माना जा सकता है। This theory can be accepted to explain vestigial organ। अवशेषी अंगों को समझाने के लिए सिद्धांत सही माना जा सकता है, can be explained या accepted to explain बोलो बात क्लियर। अगली बात क्या कहेंगे? अगली बात क्या कहेंगे? ये बात क्लियर हो गई। ये वाली अटकाली, दो तरह के ट्रेट होते हैं, जेनेटिक और एक्वायर्ड। जब ये आपको समझ में आ जाएगा ना कि लक्षण कितने तरह के होते हैं, दो, आनुवंशिक और उपार्जित, तो कौन सा जाएगा अगली पीढ़ी में? आनुवंशिक, क्योंकि उसकी सूचना है किसके पास? डीएनए के पास। इसलिए एवोल्यूशन में कौन सा ट्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक की एक्वायर्ड? जेनेटिक। दो नंबर दो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर दो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा डार्विन के बारे में, समझ के करना पड़ेगा। कहानी कुछ यूं है, ये सबसे मेन, इसके बाद तो चैप्टर लगभग खत्म पर है। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ठीक है, इसने जहाज यूज लिया था, कौन सा? HMS बीगल। HMS बीगल, ठीक है, HMS बीगल। और उसके साथ इसने वोयेज किया था। वोयेज बोले तो समुद्री यात्रा, समुद्र की यात्रा करी उसने। इसने मेनली गैलापागोस आइसलैंड। अब क्लास खतरनाक है भाई, अब जो भी 1 2 3 लेक्चर इस चैप्टर के हैं वो समझने वाले एकदम नए हैं, बहुत कंसंट्रेशन वाले, नहीं तो उड़ जाओगे। इसने जो काम किया वो गैलापागोस आइसलैंड पर किया, गैलापागोस द्वीप समूह पे किया। 10 20 15 द्वीपों का समूह है, और उस जगह को नाम क्या दे दिया? गैलापागोस। और वो आइसलैंड है, ठीक है ना, वहां द्वीपों का समूह, वहां ये रहा 2 4 महीने 6 महीने, ठीक है। वहां पर इसने एक चिड़िया पर काफी अच्छा अध्ययन किया, उसको नाम देते डार्विन फिंचेज। चिड़िया पर इसने काफी अच्छा अध्ययन किया। ये चाहो तो आप छोटे छोटे पॉइंट कॉपी में लिख सकते हो। ब्लैक स्पैरो, काले रंग की एक चिड़िया थी गैलापागोस द्वीप समूह पे, उसने इस पर खूब काम किया और उसको नाम दिया जाता है डार्विन फिंचेज। डार्विन की चिड़िया, काले रंग की छोटी सी चिड़िया थी। डार्विन की किताब थी, बात कर चुके पहले भी, कौन सी? ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी, लाइफ नहीं रे, स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये थी कब? 1859, बात कर चुके, ठीक है। अगली बात
अगली बात क्या कहता है, अगली बात क्या कहता है, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में किताब आई थी। अगली बात क्या कहते हैं, अच्छा, डार्विन इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था बाई माल्थस, एक काफी फेमस साइंटिस्ट हुआ टीआर माल्थस। डार्विन इससे खूब प्रभावित था और टीआर माल्थस ने दिए थे पॉपुलेशन प्रिंसिपल। टीआर माल्थस ने बताया था आबादी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, समष्टि सिद्धांत। आज का आंकड़ा है कि शायद गवर्नमेंट कह रही है भारत में 3 लाख लोग मरे हैं कोरोना से, लेकिन वर्ल्ड लेवल की स्टडी ये बता रही है भारत में 40 से 45 लाख लोग मर चुके हैं। ये उनका रिसर्च है इस बेस पर कि डेथ सर्टिफिकेट अभी कितने बन रहे हैं, क्योंकि जो मरता है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसकी नॉमिनी के लिए, जो भी कोई काम करवाने के लिए या फिर कहीं कोई भी कागजी कार्रवाई करने के लिए। गांवों के अंदर कितने बन रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कितने हो रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 40 से 45 लाख लोग कोरोना से खत्म हुए इंडिया में, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि प्रकृति खुद को संतुलित करती है। माल्थस का पॉपुलेशन प्रिंसिपल कहता है प्रकृति खुद को संतुलित करती हो गई है, तो नेचर विल बैलेंस इटसेल्फ बाय एनी डिजास्टर। प्रकृति उसको किसी न किसी तबाही के द्वारा संतुलित करेगी। कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है और कभी बीमारी आती है। ये माल्थस बोलता है, वो ये बोलता है प्रकृति में संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जब उसका यूज लेने वाले बढ़ेंगे तो या तो प्रकृति संतुलित करेगी या वो आपस में लड़के संतुलित हो जाएंगे। ये किसने कहा है, माल्थस ने, कि नेचर किसको सेलेक्ट करेगी। माल्थस ने कहा संघर्ष होगा, माल्थस ने कहा संघर्ष होगा, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और संघर्ष में जीतेगा वो जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी, प्रकृति वर्ण करेगी, और जीतेगा उसके पास। इसका मतलब कुछ अच्छी चीज है, और जिसके पास अच्छी चीज है तो उसका धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा, नई नई जाति बनेगी। ये ओवरऑल थ्योरी है। ओके, फिर एक और आता है AR वालेस, अल्फ्रेड रसेल वालेस। ये छोटे पॉइंट है जो सीधे पूछे जाते हैं। इसने किस पर काम किया, गैलापागोस आइसलैंड पर। वालेस ने किस पर काम किया, इसने तो गैलापागोस पर काम किया। वालेस ने किस पर काम किया, मलय आर्चिपेलेगो, इसने काम किया। मलय आर्चिपेलेगो एक जगह है, और मलय आर्चिपेलेगो पर काम करके और इसने बताया, मलय आर्चिपेलेगो पर इसने काम करके और बताया क्या, इसने बताया क्या, सेम रिजल्ट, इसको वही रिजल्ट मिले एज डार्विन ऑब्टेन्ड, जो डार्विन को मिले। यानी एक तरफ डार्विन रिसर्च कर रहा था, एक तरफ वालेस रिसर्च कर रहा था, दोनों को रिजल्ट सेम मिले। डार्विन बड़ा साइंटिस्ट था, डार्विन ने पहले काम शुरू किया, इसलिए जाना किसको जाता है, डार्विन को। बात क्लियर। अब देखो इसके कुछ पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट क्या है, संसाधन सीमित है, ठीक है। रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। पहला पॉइंट क्या है, संसाधन सीमित है, रिसोर्स लिमिटेड है। किताब में लिखा हुआ है, अगर आप जल्दबाजी में मेरे साथ लिख सकते हो तो लिख लो, लिख लेना, नहीं तो मैं टाइम नहीं दूंगा, तो बुक में है। रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल है, लगभग आबादी क्या रहती है, नियत, एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन,
खाली विशेष परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आबादी लगभग क्या रहती है, नियत रहती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, जैसे मान लो कि भाई जैसे मान लीजिए कोई अकाल पड़ गया, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो चांस है कि आबादी घटेगी। आप मनुष्य से ले लीजिए या किसी भी गाय भैंस से ले लीजिए, किसी के साथ भी ये किस्सा मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि अच्छा बरसात मौसम अच्छा हो गया, तो क्या होगा, आबादी बढ़ जाएगी, खाना पीना बढ़िया मिलेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, बरसात का मौसम होता तो अचानक कुछ जीव आते हैं जो 2 4 5 दिन भयंकर रहते हैं, फिर बरसात खत्म हुई वो भी चले जाते हैं, मर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिड़कले कहते हैं अपन, ठीक है ना, तो वो आते हैं चले जाते हैं। अच्छे मौसम में तेजी से वृद्धि की, बाद में मर गए। तो जनरली पॉपुलेशन क्या है, स्थिर है, खाली विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी। तीसरा पॉइंट, two organism of population are not same। किसी भी समष्टि की 2 जीव सेम नहीं हो सकते, उनमें थोड़ी बहुत तो विभिन्नताएं होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, आर नॉट एग्जैक्टली सेम। किसी आबादी के कि 2 वयस्टी, ऑर्गेनिज्म मतलब वयस्टी, पूर्ण समान नहीं होती, एग्जैक्टली समान नहीं होती। समझ में आई क्या बात? उनके बीच में थोड़े बहुत तो जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होंगे, कुछ आनुवंशिक विभिन्नता तो हम सब में है, हम थोड़े आपस में अलग हैं। चौथा, ग्रोथ बाई मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एबिलिटी और बायोटिक पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल। किसी वयस्टी द्वारा यानी किसी जीव द्वारा अधिकतम जनन क्षमता को एक नाम दिया जाता है जैविक विभव द्वारा जनन संभव नहीं है। कोई भी पॉपुलेशन मैक्सिमम एबिलिटी से जनन नहीं कर सकती, बायोटिक पोटेंशियल से जनन नहीं कर सकती। क्यों भाई? इसी को एक नाम और दे सकता हूं, और भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चरघातांकी वृद्धि संभव नहीं। सही बात है, नॉट पॉसिबल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, चरघातांकी वृद्धि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, क्यों? बिकॉज स्ट्रगल प्रेजेंट, संघर्ष होगा, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स, सीमित संसाधन के कारण संघर्ष होगा भाई, सीमित संसाधन के कारण संघर्ष होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, कोई भी अपनी पूर्ण जनन क्षमता के साथ जनन नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये डार्विन की माहौल बन रहा है, डार्विन का, ये डार्विन की बातों का माहौल बन रहा है। हाँ, एक्सेप्शन इन फेवरेबल कंडीशन। हाँ, आपने मान लीजिए किसी को फेवरेबल कंडीशन दे दी, लाइक कल्चर मीडिया, जैसे आप बैक्टीरिया को किस में डाल दो,
कल्चर मीडिया में, संवर्धन माध्यम में डाल दो, तब तो वो लेगा। अधिकतम जनन क्षमता के साथ एक्सपोनेंशियली जैविक विभव के साथ गुणन करेगा, क्योंकि आपने कंडीशन दे दी भाई तू तो ग्रोथ कर खाली और कुछ ही मत कर, ठीक है ना। तो अपवाद क्या हो गया? अपवाद क्या हो गया? अनुकूल परिस्थिति, जैसे संवर्धन माध्यम में जीवाणु। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? बोलो बोलो। तो डार्विन कह रहा है संसाधन सीमित है, पॉपुलेशन स्टेबल रहे। अगली बात 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट बोलता है इनहेरिटेबल वेरिएशन। सम इनहेरिटेबल वेरिएशन आर बेनिफिशियल। मैंने क्या नाम दिया कि कुछ वंशागत विभिन्नताएं क्या है? लाभदायक है। मैंने क्या नाम दिया? कुछ वंशागत विभिन्नताएं, कुछ वंशागत विभिन्नताएं लाभदायक हैं। वंशागत विभिन्नताएं लाभदायक, लाभदायक का वंशागत का मतलब पहली बात तो जो अगली पीढ़ी में जाए, उपार्जित का मतलब, एक्वायर्ड का मतलब जो जन्म के बाद ही जाए कहीं नहीं। इनहेरिटेबल वेरिएशन जो अगली पीढ़ी में जाए, वंशागत विभिन्नताएं जो अगली पीढ़ी में जाए, उसमें से कुछ क्या है? बेनिफिशियल है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट हेल्प टू यूज रिसोर्स विद मैक्सिमम कैपेसिटी। लाभदायक विभिन्नताएं क्या करती है? ये संसाधनों के मैक्सिमम उपयोग में सहायक है कि भाई ये जीव को योग्य बनाती है। काय के लिए? ये जीव को योग्य बनाती है काय के लिए? कि जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूज कर सको। बोलो बात क्लियर है क्या? मैक्सिमम यूज कर सको उसके लिए योग्य बनाती है। बोलो बात क्लियर है क्या? मैं कहूं बेनिफिशियल वेरिएशन है मेरे अंदर कि मैं टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता हूं, तो ये मेरे को योग्य बनाती है किसके लिए? किसी गर्म एरिया में रहने के लिए, रुकने के लिए, काम करने के लिए। और ये मेरे को ज्यादा अच्छा बनाती है उसकी बजाय जो वहां नहीं रह सकता। तो ये एक बेनिफिशियल वेरिएशन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, एक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं एक वर्ड यहां पे बोलता हूं बेनिफिशियल वेरिएशन। जो लाभदायक विभिन्नता है वो धीरे धीरे, क्या मैं उसको फिटनेस कह सकता हूं क्या? उपयुक्तता। बेनिफिशियल वेरिएशन कौन सी? इनहेरिटेड, वंशागत लाभदायक विभिन्नता। वंशागत लाभदायक विभिन्नता को क्या मैं फिटनेस कह सकता हूं क्या? मैं कहूं ऊंट में कुबड़ है या ऊंट में गद्दीदार पांव है, क्या ये उसकी बेनिफिशियल वेरिएशन है? क्या ये उसकी लाभदायक विभिन्नता है? अरे बोलो, है भाई? यस सर। तो ऊंट में गद्दीदार पांव होना लाभदायक विभिन्नता है जो अगली पीढ़ी में भी जाएगी। क्या ये उसकी फिटनेस है, उपयुक्तता है? और क्या ये उसका अडप्टेशन है, अनुकूलन? बोलो, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो। यस सर। ध्यान रखना तीनों वर्ड एक ही है, बेनिफिशियल, इनहेरिटेड वेरिएशन,
लाभदायक वंशागत विभिन्नता या फिटनेस या अडप्टेशन, तीनों वर्ड एक ही। और इन तीनों का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। इन तीनों का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। लाभदायक विभिन्नता उसको प्रकृति चयन करेगी, प्रकृति चयन करेगी। और प्रकृति चयन करेगी, मैं कहता हूं किसी का भी सिलेक्शन होता है तो उसको बेनिफिट होता है। जैसे मान लो भी आपका पीएमटी में सिलेक्शन होता है, आपका बेनिफिट है कि आपको क्या होगा? एमबीबीएस मिलेगी। जिसका नहीं हुआ उसको नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी जब प्रकृति सेलेक्ट करती है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। डार्विन की एक बहुत बड़ी कमी अभी बता दूं मैं, हो सकता है बाद में भूल जाऊं, चाहे भले कहीं बड़ा बड़ा लिख लेना। मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन थ्योरी या मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वाज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन की मुख्य कमी उसे आनुवंशिकी का ज्ञान नहीं होना था, उसको जेनेटिक्स का कुछ नहीं पता था। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, मुख्य कमी उसे आनुवंशिकी का ज्ञान नहीं होना था। कॉपी की छत पे लिखने लायक बात है, ये सुपर डुपर नोट है। उसको जेनेटिक्स का नॉलेज ही नहीं था, उसको नहीं पता था कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे मियोसिस होता है, कैसे अगली पीढ़ी में सूचना आती है, कैसे विभिन्नता आती है, उसको पता ही नहीं था। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो अच्छे लक्षणों का क्या हुआ? अच्छे लक्षणों का क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति ने चयन कर लिया। और प्रकृति ने चयन किया तो हम कहते हैं उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। सिलेक्शन होने का लाभ मिला। एक वर्ड आता है रिप्रोडक्टिव सिलेक्शन, जननात्मक वर्ण। क्या लाभ मिला? जननात्मक वर्ण। जो लिख रहा है वो साथ साथ में अब लिखे ही जाओ लाइन। यानी जिस जीव का चयन हुआ उसको जनन की संभावना ज्यादा मिलेगी, वो अधिक जनन करेगा, वो अधिक जनन करेगा। और जब अधिक जनन करेगा तो मोर ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, ज्यादा संतति बनाएगा। जब वो ज्यादा संतति बनाएगा तो जब वो ज्यादा संतति बनाएगा तो जब वो ज्यादा संतति बनाएगा तो क्या होगा? उसका जननात्मक वर्ण होगा, वो ज्यादा संतति बनाएगा। और जब वो ज्यादा संतति बनाएगा तो आफ्टर मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों बाद, कई पीढ़ियों बाद न्यू लाइफ फॉर्म बनेगा, नया जीवन स्वरूप बनेगा। या फिर आप इसको कह दोगे नई जाति बनेगी, नई स्पीसीज बनेगी। कई पीढ़ियों बाद, एवोल्यूशन धीमी क्रिया है, नई जाति बनेगी, नया जीवन स्वरूप बनेगा। बोलो यहां तक अतई समझ में आई क्या? बोलो। यस सर। और ये जो नया जीवन स्वरूप बना, ध्यान रखना, कैन नॉट ब्रीड विद इनिशियल लाइफ फॉर्म। पूर्व जीवन स्वरूप के साथ जनन नहीं। अगर आपको 11th का टॉपिक पढ़ा हुआ हो तो 11th में एक वैज्ञानिक आता मायर। 11th की किताब शुरू होती है तो वहां पहला ही वैज्ञानिक, पहले ही पार्ट से पहले मायर है। और मायर ने एक परिभाषा दी थी, बायोलॉजिकल स्पीसीज, जैविक जाति। जाति की परिभाषा दी थी, जो जीव आपस में जनन कर सकते हैं वो एक जाति के, नहीं कर सकते वो अलग अलग जाति के।
ये मायर का डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर आर रिलेटेड टू सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो जब तक कोई जीव आपस में जनन कर रहे हैं, कितने ही आपस में भिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो वैसे दिखने में बहुत अलग अलग है। मैं कई बार कहता हूँ अमेरिका वाला मनुष्य, ये आपके वेस्ट इंडीज वाले मनुष्य, ये दिखने में बिल्कुल ही अलग है, लगते ही नहीं कि मनुष्य है दोनों। अगर एक मनुष्य है तो दूसरा भी मनुष्य कैसे हो सकता है ऐसा? या वो चाइना वाले छोटे छोटे है ना, वो जीव से लगते, वो मनुष्य लगते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई वो बहुत मार सकती है, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन आंखें नहीं खुलती उनकी, ठीक है ना। तो वो चाइना वाले, जापान वाले, लेकिन फिर भी वो रिलेटेड टू सेम स्पीसीज बिकॉज ऑल कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। सब आपस में जनन कर सकते हैं, इसलिए वो एक जाति है। मैंने कहा था, अच्छा इंटरब्रीड में भी शर्त है कि उनकी संतति भी जननशील होनी चाहिए। ये परिभाषा सुनी हुई है क्या आपके? परिभाषा अलग करी थी, हॉर्स और डोंकी। हॉर्स और डोंकी आपस में ब्रीड तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी संतति जो खच्चर है, म्यूल, वो स्टेराइल है, बंध्य है। इसलिए हॉर्स और डोंकी क्या है? अलग अलग स्पीसीज है। परिभाषा क्या कहती है? आपस में जनन करना और संतति भी जननशील होना, तो वो जो जीव है वो क्या है? क्या है? सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज है। तो डार्विन ने क्या कहा कि जनन मिला, ज्यादा संतति बनी, कई पीढ़ियों बाद में नया स्वरूप बना और वो पुराने वाले के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तब जाकर क्या बनी है? नई स्पीसीज बनी है, जाति बनी है। यहां तक समझना आई क्या सारी कहानी? और कई समय बाद बहुत संततियां आ जाएगी, फिर विशिष्टता में बदलाव आ जाएगा और एक नया स्वरूप आ जाएगा। बात समझ